अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ईद उल फितर 2023 मुबारक। तो आप जब भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको गुज़श्ता ईद उल फितर मुबारक। तो बच्चे, ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद आज हम आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस चैप्टर में आप एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या है, किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है, क्या हम एटम को सब डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो कितने पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, और उन पार्टिकल की डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की, कब और कैसे डिस्कवर किया, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उन पार्टिकल की एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है, मतलब कि एटम को हम खोलकर आपके सामने रख देंगे। ठीक है, तो होप सो आप स्टिल नाउ अभी तक मेरा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। होप सो आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे से पढ़ेंगे और आपको एटम के बारे में हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों हेडिंग लगाएं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा बच्चे, एक साइंटिस्ट था डेमोक्रेटिस, ये पहला पर्सन था जिसने एटम का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम लिख दूं, was first person that introduced the word atom। अब ये जो एटम है ये एक लातीनी लैटिन वर्ड से निकला है, एटमोस। देखिए, एटम वर्ड इज derived from Latin word एटोमोस। अब ये एटोमोस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडिविजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है इंडिविजिबल, मतलब नाकाबिले तकसीम। अब सुने गौर से, एटम वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है एटोमोस, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। मतलब ये कि हम एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम एक इतना स्मॉलेस्ट है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि आप इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? डेमोक्रेटिस ने कहा था। इसने एक चीज और आपको बताई थी कि आपके पास मैटर है ना, मैटर किसे बोलते हैं? हमने चैप्टर नंबर 1 प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहां से आप इन डिटेल समझ सकते हैं कि मैटर किसे कहते हैं। एनीवे, मैटर आपके पास एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चे, हर वो चीज जिसका वजन हो और वो जगह भी घेरती हो, वो आपके पास मैटर है। इसने ये कहा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम एटम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसने कहा था कि ऑल मैटर is composed of tiny particles called
एटम। इसने ये कहा कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम एटम कहते हैं, और एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट गलत है। आज की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ना, ये तो एटम के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मतलब एटम को सब डिवाइड कर कर अलग अलग चीजें खोल खोल कर आपके सामने एक्सप्लेन कर रही है। अब सुने, एक इतनी बातें आपको क्लियर समझ आ गई? ओके, वेरी गुड, इसको रेज कर दें। अब प्यारे बच्चों, इसने जो ये कहा था कि एटम आपके पास सब डिवाइड नहीं हो सकता, बट एटम मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। यस, एटम मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एक एटम में 3 आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सुनते जाइएगा गौर से जरा। वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, अब सुने, पहले ये कहा गया कि एटम को आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कहा गया कि भाई ये बात गलत है कि आप एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते, आप एटम को सब डिवाइड कर सकते हैं। और ये कहा गया कि एक एटम आपके पास मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसमें 3 आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका नाम तो आपने सुन रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, है ना? 7-8 ग्रेड में हमने ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतना तो हम पढ़ के आ चुके होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं की डिस्कवरीज को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बारे में जरा देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। सुनते जाइएगा, ये सारी बातें आगे पूरे चैप्टर में रिवाइज होंगी। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब सर हम तो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, एटम किसी ने अभी तक नेक्ड आई से नहीं देखा, तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एटम कैसा होता है? इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये सारा तस्वुराती है कि एटम आपके पास स्फेरिकल होता है बेटा, गोल शेप में होता है। जैसे यहां पर देखिए, इतनी बातें क्लियर हुई? ओके, इसको मैं ऊपर वाले को रेज करने लगा हूं। ओके, ये सारा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एटम इतना स्मॉल है कि किसी ने उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देखा। एटम ये माना जाता है कि आपके पास स्फेरिकल होता है इस तरह। ओके, अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल है, और इसके सेंटर में बच्चों न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी चैप्टर में हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तो देखते जाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आगे। सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ओके, अब इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
बेटा ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, डेट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सुनो सुनो गौर से, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, मतलब ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब सर ये इलेक्ट्रॉन डेट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं। सिमिलरली जैसे हमारा मून अर्थ के गिर्द और अर्थ सन के गिर्द रेवोल्यूशन करती है। ओके, सिमिलरली बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं और रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ऐसे चक्कर काटते हैं इसके गिर्द। ये आपको जरा एक आइडिया दिया है कि एटम होता है ऐसे। क्लियर है? एटम मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सर इतनी बातें हमें समझ आ गई। ओके, अब कुछ एडिशनल बातें सुनो। आपके पास अगर मैं पूछूं कि बच्चों, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए। ओके, अगर मैं पूछूं कि बेटा साइज ऑफ एटम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, तो सर आप तो कह रहे थे कि एटम किसी ने देखा ही नहीं। जब किसी ने एटम को देखा ही नहीं तो उसका साइज कैसे मेजर किया जाए? तो प्यारे बच्चों, डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए हम एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं। और उनमें एक जो टेक्निक है टू मेजर द साइज ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एक्स रेज टेक्निक्स। इस टेक्निक के जरिए हम एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं। और एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि एक एटम का साइज 2 एंगस्ट्रम होता है। एक एटम का साइज 2 एंगस्ट्रम होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। अब ये सर 10 की पावर -10 क्या है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। हाँ, आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। हायर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को भी आप पढ़ोगे, ठीक है? तो केमिस्ट्री में जितना नॉलेज आपके पास होगा, यकीन जानिए आपकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी होगी, आप उतना ही प्राउड फील करेंगे। हाँ, ठीक है? तो केमिस्ट्री में जितना डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों, कर लो। इसके नोट्स बनाते जाओ, एकदम बढ़िया, बहुत काम आएंगे आपके। अब ये 10 की पावर -10 बहुत छोटा है। -10 का क्या मतलब है कि आप, ये आपको देखो, -10 का मतलब है कि 10 जीरो लगाने के बाद 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह माय गॉड, बहुत छोटी वैल्यू है। 1 एंगस्ट्रम 10 की पावर -10, तो एटम का साइज है 2 एंगस्ट्रम, मतलब उससे डबल छोटा, ठीक है? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 एंगस्ट्रम इक्वल है 10 की पावर -10 की, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -10 मीटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर। सो याद रखिएगा, द साइज ऑफ एटम इज 0.2 नैनोमीटर। मतलब ये मैंने एक एटम ड्रॉ किया है, तो इसका जो साइज है, यहां तो बोर्ड पर तो मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया ना, लेकिन रियल में तो नहीं है, ठीक है? ये तो आपको समझाने के लिए है। अगर ये एटम है तो इसका साइज कितना होगा? 0.2 नैनोमीटर। अच्छा, यहीं से अगर एमसीक्यूज आपको जरा घुमा के दे दे, आपसे पूछ ले रेडियस ऑफ एटम, तो देखो ये पूरी सरकमफेरेंस है, ये पूरा साइज है 0.2 नैनोमीटर, तो इसका रेडियस किसे कहते हैं बेटा? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। तो देखो अगर ये पूरा साइज है 0.2 नैनोमीटर, तो
रेडियस हाफ होता है तो होगा 0.1 नैनोमीटर। सो द रेडियस ऑफ एटम इज 0.1 नैनोमीटर। क्लियर है? ये थी आपके पास साइज ऑफ एटम की बात। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पिछले चैप्टर में रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने इन डिटेल करवाया है। अगर आपने वो मुझसे पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा, वरना अभी आप ऊपर टाइप कर सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास बाय यूओ केमिस्ट, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो ये था साइज ऑफ एटम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए 1 एटॉमिक मास यूनिट ये किसके इक्वल होता है, तो 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। ओके, अगर इसी को हम ग्राम में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम्स। क्लियर है? कोई डाउट? एमसीक्यूज के लिए आप याद रखेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। लेकिन अगर आपको kg की बजाय ऑप्शन में ग्राम्स भी दे दे, देखें फॉर एग्जांपल, समझे बात को, ए ऑप्शन आपको ये दे, बी ऑप्शन आपको ये दे, सी ऑप्शन कह दे बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही आपके पास ठीक हैं। क्लियर है बात? तो ये थी आपके पास एटम के बारे में कुछ बेसिक एविडेंस, बेसिक चीजें जो मैंने आपके सामने बता दी। तो इतनी बातें करने के बाद अब पढ़ते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। डेमोक्रिटस के बाद बच्चे एक और साइंटिस्ट था डाल्टन, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसके पोस्टुलेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। आप इसको यूं ही उतार लीजिएगा क्योंकि बुक में बच्चों को ये पोस्टुलेट्स नहीं मिलते। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया एटसेट्रा कुछ भी। तो इसके पोस्टुलेट्स देखें, वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। देखें, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। मैंने यही कहा कि बेटा तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको हम एटम कहते हैं। ओके, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, सेकंड पोस्टुलेट है एन एटम इज स्मॉलेस्ट। एटम आपके पास स्मॉलेस्ट होता है, फंडामेंटल होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब नाकाबिले तकसीम, आप इसको तकसीम नहीं कर सकते। ये तब की बात है। अच्छा यार, अभी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, लेकिन उस लेवल पे बात करें कि जब अभी एटम का कॉन्सेप्ट नया नया था, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तब तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस चीज को समझो, ये तो स्टार्टिंग पर था। तब ये कहा जाता था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम को आप सब डिवाइड कर ही नहीं सकते। ओके, इट इज हार्ड, ये आपके पास हार्ड होता है, डेंस स्फेयर, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, हार्ड होता है, डेंस होता है। ओके, थर्ड इसका पोस्टुलेट है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब बेटा, लेट्स सपोज एक गोल्ड का, ये आपके पास लेट्स सपोज बच्चे ये गोल्ड का एलिमेंट है ना, अब ये एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है। बेसिकली एलिमेंट एक मैटर है, तो किससे मिलकर बना होगा, एटम से। अब ये जो इसके अंदर एटम है, अगर ये बेटा गोल्ड का एलिमेंट है ना, तो इसके अंदर जो एटम है वो एक ही तरह के होंगे, मतलब एक ही तरह के एटम्स मिलकर गोल्ड का एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो एटम है वो आइडेंटिकल है, हैविंग सेम साइज। इनका साइज क्या है, सेम है। साइज के बारे में मैंने बताया कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आप याद रखेंगे 0.2 नैनोमीटर। हैविंग सेम साइज, हैविंग सेम मास, इनका मास भी सेम होता है। अरे सर एटम का मास कितना होता है, चलें ये भी एमसीक्यूज के लिए आप याद रख सकते हैं। एक एटम का मास बचे 10 की पावर -27 kg से 10 की पावर -25 kg, राउंड अबाउट इतना होता है। ठीक है, मैंने आपको साइज भी बता दिया और उसका मास भी बता दिया। क्लियर है?
अच्छा, अगर इसी को वो ग्राम में पूछ ले, इसी को अगर वो ग्राम में पूछे तो फिर 10 की पावर -24 ग्राम से 10 की पावर -22 ग्राम। ओके, तो दोनों तरह से आप इसको याद रखेंगे, ये केजी में और ये ग्राम्स में। दिस इज द मास ऑफ एन एटम, बहुत बहुत लाइट वेट होता है। -27 का मतलब है पहले 27 जीरो लगाओ फिर 1, तो उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ओके, सो एटम ऑफ एन एलिमेंट इज आइडेंटिकल, एक तरह के होते हैं, उनका साइज भी सेम होता है, उनका मास भी सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो आप लेक्चर देख सकते हैं, 3rd लेक्चर आई थिंक। ओके, 4 पोस्टुलेट है आपके पास। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। डाल्टन ने कहा था कि एटम आपके पास इतना स्मॉलेस्ट होता है कि आप इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लास्ट इज डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म कंपाउंड। एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आपके पास बच्चों हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, मिलकर आपके पास एक कंपाउंड बनाएंगे H2O, डेट इज वाटर। तो इसने कहा कि एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो 2 हाइड्रोजन और आपके पास हाफ ऑक्सीजन लेकर तो आप वाटर बना सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट से मैं जरा साइड पर हो जाता हूं, तो आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये जो डाल्टन के पोस्टुलेट्स है ना बेटा, इसको सामने रखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यस, इसको मैं करने लगा हूं रेस। अब सुनिए जरा आगे की कहानी। डाल्टन ने ये जो पोस्टुलेट्स दिए, तो तब ये नई नई चीज थी एटम के बारे में, किसी को इतना नहीं पता था। तो बाकी साइंटिस्ट ने बहुत सारी क्लैपिंग की कि भाई आप तो बहुत महान है माशाल्लाह, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन वो लोग एक ही चीज पर नहीं बैठे रहते थे। हम क्या करते हैं कि यार चल वो कर रहा है ना, करने दो, जो वो कर रहा है उसको देख के बस मैं ताड़ियां मारूंगा और बस मेरा काम खत्म। वो लोग ऐसे नहीं थे, वो क्रिएटिव माइंड थे, शार्पनेस था। डाल्टन ने जैसे ही ये पोस्टुलेट्स दिए तो बाकी साइंटिस्ट भी कहने लगे कि भाई हम भी इस पर रिसर्च करेंगे। तो बाकी साइंटिस्ट ने भी इस पर वर्क स्टार्ट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो भाई डाल्टन ने जो ये कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, तो साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया कि क्या वाकई ही इंडिविजिबल है या हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो उनके एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा निकला कि भाई हम एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब फिर आपके पास एक 1886 में एक साइंटिस्ट था बच्चे, गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। यस, यही तो बेटा फंडामेंटल पार्टिकल हैं। एटम के 3 जो मैंने फंडामेंटल पार्टिकल बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये क्या है? प्रोटॉन। और मैंने बताया था कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो बेटा गोल्डस्टेन साइंटिस्ट था जिसने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया डाल्टन की थ्योरी के बाद। ओके, फिर कुछ ही सालों के बाद, 10-11 साल के बाद, 1897 में 1897 में एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन। जे थॉमसन डिस्कवर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये भी तो फंडामेंटल है। और इस पर कौन सा चार्ज?
नेगेटिव चार्ज। तो उससे तकरीबन 11 साल के बाद जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब बताओ मुझे, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चे ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, ये एक एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं? ठीक है, एक एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन तब साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन माइंड में आया। तो उसके लिए भी एक थ्योरी है, प्लम पुडिंग थ्योरी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद पहला क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई एक एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है। तो अब इस पर वर्क स्टार्ट हुआ। तो बच्चों जे थॉमसन ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि इसने थ्योरी दी जो कि फेमस है प्लम पुडिंग थ्योरी के नाम से। ओके, इसको प्लम पुडिंग थ्योरी क्यों कहते हैं, इसकी रीजन भी मैं अब आपको बताऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ आपके लिए सरप्राइज है। ओके, अच्छा, इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत आसान है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हो चुके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हो चुके। क्वेश्चन ये था कि एक एटम के अंदर इनकी अरेंजमेंट क्या है। तो थॉमसन ने ये कहा कि आपका जो एटम है डेट इज स्फेरिकल। ओके, हार्ड है, डेंस है, स्फेरिकल है। अब आपका पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। गौर से, आपका जो पूरा एटम है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उन पॉजिटिव चार्ज के दरमियान नेगेटिव पार्टिकल्स इंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं, इंबेडेड हुए हुए हैं। ओके, तो उसने ये कहा कि एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। इसी वजह से आपके पास एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ओके, एक एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और ओवरऑल एकदम मस्त न्यूट्रल होते हैं। ओके, अब इसकी मैं आपको यहां पर थ्योरी भी यहां पर आपको करवा देता हूं। तीन इसके पॉस्टुलेट्स हैं। एन एटम रिजेंबल्स अ स्फेरिकल, मतलब एटम आपका स्फेयर है ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम आपके पास स्फेयर है ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फेयर। मतलब एटम के अंदर जो है वो क्या है, आपके पास स्फेयर है, और स्फेयर के आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर एन एटम हैज नो चार्ज एज अ होल एंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यही मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चे, एक एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल। थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर से सुने। एन एटम ऑक्युपाइज अ स्फेरिकल शेप इन विच पॉजिटिव चार्ज वेर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। क्या कहा कि आपका एटम पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम रेफर टू एज अ प्लम पुडिंग थ्योरी। इसको प्लम पुडिंग थ्योरी क्यों कहा जाता है? नेगेटिव चार्ज लाइक प्लम और पॉजिटिव चार्ज लाइक पुडिंग। यहां पर देखें, ये जो मैंने यहां पर शो किया है, दिस इज प्रोटॉन्स और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल बच्चे मैं आपको दूंगा, यहां पर गौर से देखिएगा।
ये है मेरे पास एक आलमंड केक। अरे सर देखें, ये है आपके पास आलमंड केक बच्चे, नजर आ रहा है। अब देखें, इस यहां से मैं आपको प्लम पुडिंग समझाने लगा हूं, सारा 100% क्लियर हो जाएगा। जरा गौर से देखें, ये प्यारे बच्चे जो ये केक है आपके पास, इसको आप कंसीडर करें पहले नंबर पर। तो ये जो केक है इसको आप एटम मानकर चलें, ये आपके पास एटम है, ओके। अब ये जो केक है, ये जो केक है इसको आप प्रोटॉन माने, क्या प्रोटॉन्स, ओके। मतलब ये केक देखो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपके पास क्या हुए, प्रोटॉन्स हुए, पॉजिटिव चार्ज हुए। अब यहां पर आपको आलमंड नजर आ रहे होंगे, ये बादाम नजर आ रहे हैं इसमें, ये किशमिश और बादाम, इसको आप इलेक्ट्रॉन्स माने। तो देखें कि ये जो आलमंड है ये केक के अंदर एम्बेडेड हुए हैं, इमर्ज हुए हैं। सिमिलरली बच्चे, जिस तरह यहां पर आलमंड केक के अंदर हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर हम अगर कहें कि ये जो आलमंड है, देखें नजर आ रहे हैं, ये जो आपके आलमंड हैं इट्स लाइक अ प्लम, ओके। और ये जो आपका केक है लाइक अ पुडिंग, तो प्लम इन पुडिंग, दैट्स व्हाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग थ्योरी। रियल केक है, मैं आपको खाकर भी दिखाऊंगा, ओके। हाँ चलें, थोड़ा सा मैं इसको चख लेता हूँ। यहाँ पर देखें, मज़े का ट्राई करिएगा आलमंड केक, ओके। तो यहाँ पर आपको प्लम पुडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया कि एक एटम आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास इसके पोस्टुलेट्स थे, इसके कुछ आपके पास डिफेक्ट्स भी हैं पोस्टुलेट्स के, तो उसको एक दफ़ा नज़र मारें और फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। प्लम पुडिंग थ्योरी की अगर लिमिटेशन की बात करें कि आखिर ये थ्योरी फेल क्यों हुई और किसने इसको फेल किया, तो इसकी 3 लिमिटेशंस हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन दी एटम स्टेबिलिटी। बच्चों ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकी, मतलब इसने अपनी पूरी थ्योरी में एटम की स्टेबिलिटी पर कोई बात नहीं की। सेकेंड इज दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये थ्योरी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। थर्ड इज दिस थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये बेसिकली रदरफोर्ड ने ही प्लम पुडिंग थ्योरी को फेल किया था। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, उसके लिए आपको 2-3 लेक्चर्स वेट करना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन डिटेल करेंगे, ओके। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों देखें, आपकी आसानी के लिए मैं केक लेकर आया ताकि मेरे बच्चों को प्लम पुडिंग थ्योरी समझ आ जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह ईजीएस्ट वे में स्टूडेंट्स को, अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाएं, ओके। तो यार अगर टीचर आपके लिए इतना कुछ करता है तो आपका भी हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो बनता है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।